नमस्कार साथियों, मैं मनीष बंसीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी ओआरजी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे मेवाड़ के गुहिल वंश के बारे में। और साथियों, इससे पहले की क्लासों में हमने चर्चा करी थी, हमने जानकारियां प्राप्त करी थी अपने राजस्थान में होने वाली चौहान शाखाओं के बारे में। और उनके पश्चात में हमने बात करी थी साथियों मेवाड़ और माफ कीजिएगा मारवाड़ और बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में। साथियों, अगर आपने वह क्लासें नहीं देखी है तो मैं आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा, आप उन्हें वहां से अवश्य देख सकते हैं। साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो देखिए, हमारा जो साथियों आज का वंश होगा वह होगा मेवाड़ का गुहिल या फिर सिसोदिया वंश। देखिए साथियों, इस वंश के नाम से भी पहला क्वेश्चन बन सकता है कि भाई गुहिल और सिसोदिया वंश कोई अलग अलग नहीं है, यह एक ही वंश है साथियों। परंतु जब इसकी स्थापना होती है तो स्थापना के समय साथियों इसका नाम होता है गुहिल वंश। परंतु कुछ शासक ऐसे आते हैं साथियों इतिहास में, यानी कि जब वंश आगे बढ़ता है तो कुछ शासक ऐसे भी आते हैं जो कि इसी वंश की एक नई शाखा की स्थापना करते हैं। और साथियों वह शाखा थी सिसोदिया शाखा। तो साथियों इसी प्रकार से गुहिल वंश का नाम मिट जाता है और वहां से स्टार्ट होती है सिसोदिया शाखा की। तो साथियों इसी प्रकार से गुहिल वंश और सिसोदिया वंश एक ही वंश के दो नाम होते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और आइए शुरुआत करते हैं हम आज इस मेवाड़ राजवंश के इतिहास के बारे में, गुहिल वंश के बारे में जानकारियों की। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे साथियों कि भाई ये किस क्षेत्र के अंतर्गत ये इस वंश की स्थापना होती है। और जिस क्षेत्र में इसकी स्थापना होती है वह क्षेत्र महाभारत काल में या फिर प्राचीन काल में किस प्रकार से रहता होगा, या फिर उस तत्काल में इस क्षेत्र पर किसका राज रहा होगा। तो साथियों शुरुआत करते हैं मेवाड़ शब्द के अनुसार कि भाई किस प्रकार से जानकारियां हमारे लिए बनती हैं। तो देखिए, मैं आशा करता हूं साथियों जो जानकारियां मैं आपको पिछले क्लासों में प्रदान करता आया हूं वो आप सभी को बहुत ही बेहतरीन लग रही होगी। तो प्लीज साथियों क्लास को लाइक किया कीजिए, अपने सभी साथियों में इस क्लास को शेयर अवश्य किया कीजिए। आइए साथियों शुरुआत करते हैं क्लास की। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है मेवाड़। देखिए, बात करते हैं महाभारत काल से जुड़ी जानकारियों की। तो साथियों मेवाड़ महाभारत काल में किसके अधीन रहता था, इस क्षेत्र में कौन सी जनजातियां निवास करती थी, वो जानकारियां मैं आपको प्रदान करूंगा। साथियों शुरुआत करते हैं। तो देखिए, महाभारत काल में मेवाड़ शिवी जनपद के अधीन रहता था तथा तत्काल में इस क्षेत्र में मेव या फिर मेर जाति के लोग निवास करते थे। साथियों जानकारियां बिल्कुल क्लियर हैं कि भाई मेवाड़ क्षेत्र महाभारत काल में प्रचलित था और इस क्षेत्र के अंतर्गत साथियों तत्काल में शिवी जनपद का अधिकार रहता था। साथियों शिवी जनपद है, हम आपको पता है मैंने जनपदों के बारे में जानकारियां कई बार प्रदान करी है। तो साथियों जनपदों में से एक जनपद ऐसा भी है जो कि इसका नाम है शिवी जनपद। साथियों शिवी जनपद के अधीन रहने वाला क्षेत्र था मेवाड़। और तत्काल में साथियों इस क्षेत्र के अंतर्गत यानी कि महाभारत काल की बात हो रही है। साथियों कई बार आपको महाभारत काल की जगह प्राचीन काल भी लिखा आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए, यहाँ पर महाभारत काल में मेव या फिर मेर जाति का निवास होता था। साथियों इन्हीं लोगों के निवास करने के कारण इस क्षेत्र का नाम मेदपाट या फिर प्रगवाट पड़ा था। तो देखिए, आपको जानकारी यहाँ पर कवर है कि भाई इस पर तत्काल में किस क्षेत्र के लोगों का अधिकार रहता था या फिर यह क्षेत्र किन लोगों के अधीन रह रहा था। साथियों उसके पश्चात में हम बात करते हैं इसके प्राचीन नामों के बारे में। तो देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि भाई तत्काल में इसके प्राचीन नाम मेदपाट और प्रगवाट पड़े थे या फिर जाने जाते थे। साथियों देखिए, मेदपाट शब्द का अर्थ कहाँ से निकलता है। तो साथियों यह इन्हीं लोगों के कुछ जानकारियां इनसे बनती हैं और इन्हीं लोगों के नाम पर इस क्षेत्र का मेदपाट और प्रगवाट साथियों दो नाम निकलकर आते हैं इस क्षेत्र के। तो तत्काल में आप कह सकते हैं कि भाई एग्जाम्स में बनता है क्वेश्चन कि भाई प्राचीन नाम मेदपाट किस क्षेत्र का है, तो यह हमारे मेवाड़ क्षेत्र का प्राचीन नाम होता है। साथियों आगे जानकारियां बनती हैं कि भाई अगर बात होती है वर्तमान की, देखिए वर्तमान में इस क्षेत्र में कौन से जिले राजस्थान के आते हैं। तो साथियों वो जिले कौन कौन से हैं वह मैं आपको बताता हूं कि भाई देखिए, वर्तमान में राज्य के उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो साथियों जानकारियां कवर हैं कि भाई वर्तमान क्षेत्र के अंतर्गत यानी कि वर्तमान में राज्य के उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा जिले इसके अंतर्गत आते हैं। साथियों बांसवाड़ा पूरा नहीं है, बांसवाड़ा का कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, क्योंकि 56 के जो मैदान साथियों बांसवाड़ा के अंतर्गत हैं उन पर जो मेवाड़ के शासक आए थे उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। वो जानकारी साथियों मैं आगे आपको प्रदान करूंगा भाई किस शासक ने इस पर विजय प्राप्त करी थी। तो साथियों इसीलिए बांसवाड़ा का कुछ क्षेत्र भी इस मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। साथियों अगर बात करते हैं मेवाड़ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो देखिए मैंने आपको साथियों पहले बताया था इसके प्राचीन नामों के बारे में। तो साथियों इसके प्राचीन नाम हुआ करते थे मेदपाट और प्रगवाट। साथियों अब बात हो रही है इसके शाब्दिक अर्थ के बारे में, यानी कि मेवाड़ का शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है।
तो साथियों आप कह सकते हैं कि मैं मेव और मेर जाति से रक्षित प्रदेश, यानी कि इनके द्वारा इस क्षेत्र की रक्षा करी जाती थी तत्काल के अंतर्गत, तो इसीलिए साथियों इसका मेवाड़ नाम पड़ता है। अब देखिए साथियों आगे बात होती है कि भाई हमने जाना हाल में कि भाई इस क्षेत्र पर किस लोगों का अधिकार था, यह क्षेत्र किन लोगों के अधीन में रहता था और इसकी कौन सी जनपद में यह आ रहा था और इसके वर्तमान क्षेत्र साथियों कौन कौन से हैं। परंतु साथियों अब बात होती है इस क्षेत्र में जिस यानी कि गुहिल वंश की स्थापना किस प्रकार से होती है, किसके द्वारा इसकी स्थापना करी जाती है और साथियों गुहिल वंश के कौन कौन से देवता होते हैं यानी कि कुल देवता, लोक देवता, वो जानकारी साथियों मैं आज की इस क्लास में आप सभी को उपलब्ध करवाऊंगा, जो कि साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट बनती है इस वंश के बारे में जानकारियां आपको प्रदान करने में या फिर इस वंश को समझने में। साथियों शुरुआत करते हैं। देखिए जानकारियां मैंने आपको दी हैं कि भाई 566 ईस्वी के आसपास इस क्षेत्र में गुहिल वंश की स्थापना होती है तथा गुहिल वंश राजस्थान का एकमात्र सबसे लंबा या फिर सबसे बड़ा राजवंश है। साथियों ये लंबा और बड़ा राजवंश होने की बात मैंने आपको सबसे पहले ही बता दी है कि भाई राजस्थान के अंतर्गत कोई भी ऐसा राजवंश नहीं है जो कि सबसे मतलब यानी कि अपने गुहिल वंश से बड़ा हो। बड़ा का मतलब साथियों समय के अनुसार बड़ा मतलब ये चीजें होती है। तो देख सकते हैं कि भाई 566 ईस्वी के आसपास इस क्षेत्र में गुहिल वंश की स्थापना होती है। साथियों स्थापना कौन करता है, कहां से आता है, क्या मत है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। आप अभी नोट कीजिए कि 566 ईस्वी के आसपास में इस क्षेत्र में गुहिल वंश की स्थापना होती है तथा गुहिल वंश राजस्थान का एकमात्र सबसे लंबा या फिर बड़ा राजवंश होता है। तो साथियों जानकारियां यहाँ पर कवर हैं कि भाई सबसे प्राचीन वंश कौन सा है राजस्थान का, तो राजस्थान का साथियों सबसे प्राचीन वंश है मेवाड़ का गुहिल वंश। अब देखिए साथियों जानकारियां आगे और भी बनती है कि भाई 566 ईस्वी के अंतर्गत इस वंश की स्थापना हो चुकी है। साथियों गुहिल कहां से आते हैं, इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, तो साथियों 3-4 जो प्रमुख मत हैं वो मैंने आपको यहां पर लिख कर दिए हैं आपके नोट्स बनाने के लिए। तो प्लीज साथियों इन मतों को नोट कीजिएगा। सर्वमान्य मत मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। कई बार साथियों कर्नल टाड़ का और अबुल फजल का जो मत है वो यह बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस बनता है साथियों, इस मत से कई बार क्वेश्चंस बने हुए भी हैं। तो प्लीज आप इसे नोट कीजिए कि भाई कर्नल टाड़ ने वल्लभी के शासक शिलादित्य के पुत्र गोहिल द्वारा इस वंश की स्थापना होना बताया है। तो देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा है कि भाई कर्नल टाड़, साथियों ये तो इतिहासकार हैं, ये मत देने वाले हैं, तो आप इसे नोट कीजिएगा कि भाई कर्नल टाड़ के अनुसार वल्लभी के शासक शिलादित्य, साथियों तत्काल में वल्लभी का शासक था, शिलादित्य के का पुत्र था गुहिल के द्वारा इस वंश की स्थापना करी गई। तो आप इसे नोट कीजिए कि भाई करी गई। तो देखिए साथियों अपना वल्लभी कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है गुजरात क्षेत्र के अंतर्गत। साथियों वल्लभी का शासक था तत्काल के अंतर्गत शिलादित्य, परंतु साथियों शिलादित्य पर एक समय आक्रमण होता है और तत्काल में इसकी रानी साथी जो होती है पुष्पावती, वह होती है गर्भवती। तो साथियों आक्रमण के समय पुष्पावती तो गर्भवती है, परंतु साथियों उस आक्रमण के अंतर्गत शिलादित्य की मृत्यु हो जाती है और पुष्पावती को साथियों यह राज्य छोड़कर अपना किसी अन्य स्थान पर जाकर जीवन बसर करना पड़ता है। वहां पर साथियों गुहिल का जन्म होता है। तो वो जानकारी साथियों आगे जब गुहिल के बारे में हम स्टडी करेंगे तब आपको बताऊंगा। एक बार फिर से आप इसे अभी नोट कीजिए कि भाई गुहिल अपने कर्नल टाड़ ने बताया था कि भाई वल्लभी के शासक के पुत्र शिलादित्य के द्वारा, शिलादित्य के पुत्र गुहिल के द्वारा इस वंश की स्थापना करी गई थी। साथियों अगर बात करते हैं कर्नल टाड़ के मत का समर्थन किसने किया था, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि भाई इस मत का समर्थन कवि राजा श्यामल दास ने वीर विनोद में किया है। तो देखिए साथियों कवि राजा श्यामल दास की एक रचना है वीर विनोद, तो इसके अंतर्गत उसने यानी कि कवि राजा श्यामल दास ने कर्नल टाड़ के इस मत का समर्थन किया है। तो साथियों दोनों जानकारियां मैंने आपको इंपॉर्टेंट है वो बताई है, तो प्लीज आप इन सभी को नोट कीजिए। और देखिए साथियों आगे के अन्य मत क्या बनते हैं हमारे लिए इस वंश से संबंधित, तो वो मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। साथियों अपने मुस्लिम इतिहासकार हैं अबुल फजल। देखिए अबुल फजल साथियों मुगलों के काल के रहने वाले व्यक्ति हैं और उन्होंने साथियों ईरान के सुल्तान नौरखा आदिल की संतान इन्हें बताया है। तो प्लीज साथियों इस चीज को भी नोट कीजिए। ईरान का साथी सुल्तान है नौरखा आदिल, साथी सुल्तान का नाम है नौरेखा आदिल। तो देखिए सुल्तान है नौरेखा आदिल और कहाँ का सुल्तान है, ईरान का। साथियों एक बार इतिहास में हमारे को जानकारी मिलती है कि भाई जब यहाँ पर शिलादित्य का शासनकाल चल रहा था, यानी कि शिलादित्य का जो शासन था वल्लभी के अंतर्गत, तो साथ ही तत्काल के अंतर्गत अपने जो सुल्तान है नौरेखा आदिल यह आक्रमण करते हैं वल्लभी क्षेत्र पर और साथियों वहां पर एक तरीके से आक्रमण करने के पश्चात में सारी चीज तहस नहस कर देते हैं और वहां पर अपना वंश स्थापित कर लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर जानकारियां हमारे को मिलती हैं, अबुल फजल ने कहा है कि भाई उस आक्रमण के पश्चात में नौरेखा आदिल ने यहाँ पर जो संतानों का जन्म दिया था
उन संतानों में से गुहिल भी एक था। तो साथियों जानकारियां यहाँ पर बनती हैं, कई बार क्वेश्चन साथियों इस मत से हजारों बार क्वेश्चन बना हुआ है, तो प्लीज आप इसे नोट कीजिएगा कि भाई अबुल फजल ने ईरान के सुल्तान नौरेखा आदिल की संतानें बताया था, किन्हें बताया था? तो साथियों हमारे गुहिलों को बताया था। साथियों आगे जानकारियां बनती हैं, अगला मत कौन सा आता है, तो प्लीज आप इसे भी नोट कीजिए कि भाई कुंभलगढ़ एवं एकलिंग महामात्य के अनुसार गुहिल ब्राह्मण वंशी बताए गए थे। तो देखिए साथियों मैंने आपको बताया था यहाँ पर मत हो रहा है ब्राह्मण वंशी, यहाँ पर हो रहा है मुस्लिम शासक मुस्लिम सुल्तान नौरेखा आदिल की संतानें, और साथियों यहाँ पर है गुहिल की अपने जो शिलादित्य के संतानें हैं, यानी कि शिलादित्य का पुत्र गुहिल के द्वारा यह वंश की स्थापना करी गई थी। तो साथियों आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर निकलकर आता है ब्राह्मण वंशी होने का मत। साथियों किसके रेफरेंस से मैंने आपको बताई है, तो यह कुंभलगढ़ और एकलिंग महामात्य प्रशस्ति के अनुसार। साथियों देखिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है प्रशस्ति, तो आप इसे नोट कीजिए कि बीच में यहाँ पर डाल लीजिएगा प्रशस्ति। तो प्रशस्ति के अनुसार ये जानकारियां मिल रही है कि भाई कुंभलगढ़ प्रशस्ति और एकलिंग महामात्य प्रशस्तियां, जो कि साथियों राजस्थान की प्रमुख प्रशस्तियां हैं, मैंने आपको प्रशस्तियों के समय हम अध्ययन कर रहे थे तो साथियों ये जानकारियां आपको प्रदान करी हैं। तो प्लीज साथियों इसे नोट कीजिएगा कि भाई कुंभलगढ़ और एकलिंग महामात्य प्रशस्ति के अनुसार गुहिल वंश ब्राह्मण वंशी हैं, या फिर गुहिल जो है यह ब्राह्मण वंशी है। अब साथियों आगे जानकारियां हमारे लिए बनती हैं कि देखिए गुहिलों ने खुद को बताया सूर्यवंशी। देखिए साथियों गुहिलों ने खुद को सूर्यवंशी बताया है। उन्होंने साथियों कई सारे मत या फिर कई सारे ऐसे प्रमाण दिए हैं जिसके आधार पर साथियों हम अनुमान लगा सकते हैं कि भाई गुहिल क्या थे, तो वह थे सूर्यवंशी। साथियों वो कौन कौन से मत हैं, तो देखिए पहले चीजें नोट कीजिएगा कि भाई गुहिलों के सूर्यवंशी होने के मत। तो साथियों पहला मत कौन सा है, तो देखिए मेवाड़ के झंडे पर सूर्य की आकृति का बना होना। साथियों मेवाड़ का झंडा जो है उसके ऊपर एक तरीके से सूर्य की आकृति हमारे को देखने को मिलती है। तो साथियों इसीलिए चीज को देखते हुए इन्हें सूर्यवंशी की संज्ञा प्रदान करी गई थी। तो साथियों जानकारियां कवर हैं। अब देखिए आगे जानकारी बनती है कि बप्पा रावल के स्वर्ण सिक्कों पर सूर्य का अंकित होना या फिर सूर्य का चित्र बना होना। साथियों बप्पा रावल इस वंश का एक प्रमुख शासक आएगा, आगे हम स्टडी करेंगे उसके बारे में। तो साथियों तत्काल के अंतर्गत यानी कि इसका एक सिक्का मिला है अजमेर से। साथियों अजमेर से एक सिक्का मिला है। तो देखिए अजमेर क्षेत्र पर भी साथियों आपको जानकारी मिल रही है कि भाई एक समय मेवाड़ के शासकों का अधीन रहा होगा या फिर उन्होंने भी अपना अधिकार स्थापित कर रखा था। तो साथियों जानकारियां हमारे को मिलती हैं कि भाई अजमेर से एक सिक्का प्राप्त हुआ है जो कि बप्पा रावल या फिर काल भोज के शासनकाल का सिक्का है। और साथियों उस सिक्के पर एक और तो साथियों क्या बना हुआ है, यह माना कि यह सिक्का है। तो साथियों इस सिक्के के ऊपर एक और तो सूर्य बना हुआ है और दूसरी ओर त्रिशूल बना हुआ है। तो साथियों दूसरी ओर त्रिशूल है, एक और सूर्य की आकृति बनी हुई है, जो कि सिक्का साथियों स्वर्ण से निर्मित है, सोने से निर्मित है और यह बप्पा रावल के काल का है। तो साथियों इसी चीज से हम अनुमान लगाते हैं कि भाई जो गुहिल है हुए होंगे या फिर जो मेवाड़ के शासक हुए हैं यह सूर्यवंशी हैं, इसीलिए इनका सूर्य से ज्यादा लगाव रहा है। अब साथियों तीसरा मत निकल कर आता है कि भाई मेवाड़ के शासकों ने खुद को स्वयं को हिंदुआ सूरज की संज्ञा प्रदान करी थी या फिर सदैव खुद को वह हिंदुआ सूरज कहकर ही पुकारते थे। तो साथियों जानकारियां यहाँ पर कवर हैं कि भाई खुद को हिंदुआ सूरज कहना, इनके सिक्कों के ऊपर जो सूर्य की आकृति होना, इनके झंडे पर सूर्य का आकृति होना। तो साथियों इनका सूर्य से विशेष लगाव था और यह एक तरीके से सूर्यवंशी की संतानें थे। तो साथियों एक तरीके से जानकारियां मैंने आपको प्रदान करी है। अब साथियों बात करते हैं गुहिलों के बारे में कि भाई उनकी कुलदेवी कौन थी, उनके आराध्य देवता कौन थे, उनके कुल देवता कौन थे और उनकी आराध्य देवी कौन थी। साथियों यहाँ पर 2 देवता हैं और 2 देवियां हैं, तो प्लीज आप इसे नोट कीजिएगा, यानी कि 2 ही तो कुल देवियां हैं और 2 ही देवता हैं। तो देखिए साथियों सबसे पहली बात होती है कुल देवी के बारे में, यानी कि गुहिलों की कुल देवी कौन है। तो साथियों गुहिलों की कुल देवी है बाण माता। साथियों बाण माता का मंदिर कहाँ बना है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग तथा केलवाड़ा के अंतर्गत हमारे को बाण माता का मंदिर देखने को मिलता है। तो प्लीज साथियों नोट कीजिएगा कि भाई चित्तौड़गढ़ दुर्ग में और केलवाड़ा के अंतर्गत बाण माता का मंदिर बना हुआ है। साथियों बाण माता कौन है, तो बाण माता हमारे माफ कीजिएगा गुहिल वंश की कुल देवी है। साथियों बात करते हैं कुल देवता के बारे में। देखिए हमने बात करी कुल देवी के बारे में, अब साथियों बात कर रहे हैं कुल देवता के बारे में और उसके पश्चात में हम बात करेंगे आराध्य देवता और आराध्य देवी के बारे में। साथियों जानकारी बनती है कि भाई एकलिंग नाथ जी, देखिए एकलिंग नाथ जी कौन है, तो साथियों यह उदयपुर में इनका मंदिर है और यह एक तरीके से भगवान शिव के रूप है। साथियों इनका मंदिर कहाँ पर है, तो कैलाशपुरी गांव उदयपुर में इनका मंदिर है। और साथियों मेवाड़ के शासक इन्हें अपना कुल देवता मानते थे। साथियों एक जानकारी और भी है, तो देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखी है, भाई मेवाड़ के शासक बाहर जाने से पहले सदैव एकलिंग नाथ जी से आज्ञा लेकर बाहर जाते थे।
तथा यह कार्य उन्हें या फिर इस कार्य को उन्होंने आशंका लेना कहा था। यानी कि साथियों जो आज्ञा लेकर बाहर जाने की प्रथा थी इसे वह आशंका लेना कहते थे। यानी कि भाई कहीं भी बाहर जा रहे हो तो आशंका लेकर ही वह बाहर जाएंगे। साथियों एक तरह की आज्ञा होती थी जो कि एकलिंगनाथ जी के मंदिर में कैलाशपुरी गांव में जाकर उसे लेनी पड़ती थी। तो साथियों जानकारी यहाँ पर बन चुकी है कि भाई कुल देवता कौन है, तो कुल देवता है एकलिंगनाथ जी, और देवी कौन है, तो देवी साथियों है बाण माता। तो प्लीज साथियों दोनों चीजों को नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार इनसे क्वेश्चंस बनते आए हैं। और साथियों एग्जाम्स में कुल देवी और देवताओं के बारे में कई सारे क्वेश्चंस बनते भी हैं और साथियों आगे भी बनते रहेंगे, तो प्लीज नोट कीजिएगा। अब बात करते हैं साथियों आराध्य देवता के बारे में। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है भाई चारभुजानाथ जी इनके आराध्य देवता हैं, जिनका मंदिर साथियों गढ़बोर राजसमंद के अंतर्गत स्थित है। साथियों बात करते हैं आराध्य देवी के बारे में, तो इनकी साथियों आराध्य देवी है चारभुजा माता, जो कि हल्दी घाटी में अपने मंदिर के साथ में निवास कर रही है। साथियों चारभुजा माता का हल्दी घाटी के अंतर्गत मंदिर है और इनकी जो चारभुजा माता क्या है साथियों, तो यह आराध्य देवी। आराध्य देवता कौन है, तो देवता है चारभुजा नाथ जी। देखिए साथियों आराध्य के सामने तो हमारे को अगर बात हुई आराध्य या फिर इष्ट के बारे में, तो देखिए साथियों दोनों ही चार चार हैं। भाई आराध्य के आगे भी चार हैं और देवता के आगे भी चार हैं और माता के आगे भी चार हैं। तो भाई आराध्य बात होती है आराध्य देवता या फिर आराध्य देवी की, तो साथियों चारभुजा माता और चारभुजा नाथ जी दोनों ही आपको आंसर करने होंगे। साथियों इस प्रकार से इस वंश के बारे में हमने बेसिक जानकारियां कवर करी हैं कि भाई इस क्षेत्र में तत्काल में किसका स्थान था या फिर किस वंश के अधीन रह रहा था, किन शासकों के अधीन था। और साथियों उसके पश्चात में बात करी कि भाई हमने वर्तमान क्षेत्र में इस जो एक तरीके से वर्तमान में इस क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं। और साथ ही उसके पश्चात में हमने बात करी गुहिलों के बारे में कि भाई इनकी जो उत्पत्ति के मत कौन कौन से हैं। साथ ही उसके पश्चात में बात करी हमने इसके किस वंश से संबंधित होने की कि भाई ये किस वंश से संबंधित हैं, तो ये सूर्यवंशी हैं, इन्होंने ये खुद बात कही है। और इसके प्रमाण कौन कौन से मिलते हैं, तो साथियों वो जानकारियां मैंने आपको प्रदान करी है। साथियों उसके पश्चात में हमने बात करी भाई कुल देवी, कुल देवता और आराध्य देवी और आराध्य देवता के बारे में। तो साथियों मैं आशा करता हूँ जो जानकारियां मैंने आप सभी को इस क्लास के माध्यम से प्रदान करी है वह बहुत ही बढ़िया लगी होगी। तो प्लीज साथियों उन सभी जानकारियों को नोट कीजिए, अपने नोट्स को प्रॉपर तरीके से साथियों तैयार कीजिए। और देखिए साथियों मैं इसे मिटाता हूं, आपने अगर इसे नोट नहीं किया है तो प्लीज इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए अब आगे जुड़ते हैं किसी प्रकार से जानकारियां जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। साथियों इस जानकारियों के पश्चात में अब हम स्टार्ट करेंगे इस वंश के या फिर इस जो वंश के जो वंशी साथियों हैं, तो इसके वंश के जो प्रतापी शासक होते हैं, जो प्रमुख शासक होते हैं, उनके बारे में चर्चा की। तो प्लीज साथियों नोट कीजिएगा और देखते हैं आगे की जानकारियों के लिए। आइए साथियों अब बात करते हैं इस वंश के संस्थापक के बारे में, इस वंश के आदि पुरुष के बारे में, इस वंश के मूल पुरुष के बारे में, जो कि साथियों हमारे हैं गुहिल। देखिए साथियों मैंने गुहिल के बारे में बेसिक परिचय आपको पहले भी बताया है, परंतु फिर से एक बार वापस इसे कवर करेंगे और उसके पश्चात में साथियों बनने वाले शासकों के बारे में हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे इस वंश की ओर। तो देखिए साथियों पहले सबसे पहले बात करते हैं गुहिल के बारे में। तो देखिए गुहिल कौन है, तो गुहिल के बारे में मैंने बताया था कि वही है इस वंश का संस्थापक है, मूल पुरुष है, आदि पुरुष है। यानी कि साथियों संस्थापक को ही इस वंश का मूल पुरुष कहा जाता है और आदि पुरुष कहा जाता है। देखिए साथियों इसके पिता कौन थे, तो पिता और माता के बारे में भी मैंने आपको जानकारी बताई थी। इसके पिता है शिलादित्य जो कि वल्लभी का शासक था। साथियों वल्लभी कहाँ पड़ता है, तो यह हमारा गुजरात क्षेत्र जो कि वर्तमान का है वहां पर वल्लभी पड़ता है, गुजरात क्षेत्र का। ठीक है, अब माता की बात होती है तो माता साथियों कौन है इसकी, तो माता है पुष्पावती साथियों माता का नाम है। और यह कौन है, तो यह आबू की परमार राजकुमारी है। तो देखिए साथियों एक तरीके से इसकी माँ है आबू के परमार वंश से संबंधित और पिता है वल्लभी का शासक जो कि साथियों उसका नाम है शिलादित्य। साथियों अगर बात करते हैं इसके आगे की जानकारियों की, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि भाई तत्काल में एक तरीके से वल्लभी पर आक्रमण होता है और आक्रमण के अंतर्गत साथियों अपना इसका पिता जो कि शिलादित्य तो मारा जाता है और साथियों इसकी माता होती है पुष्पावती जो कि गर्भवती होती है। साथियों गर्भवती होने के कारण इसे अपने राज्य को त्यागना पड़ता है क्योंकि वहां पर असुरक्षित महसूस करती है। और साथियों वह पहुंचती है जंगल के अंतर्गत एक ब्राह्मण स्त्री, साथियों ब्राह्मण स्त्री का नाम है कमलावती के पास में। साथियों वह वहां पर रहती है, कुछ समय गुफा के अंतर्गत जीवन यापन करने के पश्चात में जब पुत्र को जन्म देती है। साथियों पुत्र कौन बनता है, तो पुत्र होता है गुहिल। साथियों गुहिल के जन्म के साथ ही इसकी माता यानी कि पुष्पावती की मृत्यु हो जाती है।
साथियों पुष्पावती की मृत्यु के पश्चात में गोहिल का पालन पोषण करती है एक तरीके से कमलावती। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि भाई गोहिल का पालन पोषण वीरनगर की कमलावती नामक ब्राह्मणी के द्वारा किया गया था। तो प्लीज साथियों नोट कीजिएगा, वीरनगर की कमलावती के द्वारा इसका पालन पोषण किया गया था। और साथियों उसने गोहिल को एक तरीके से गुफाओं में सुरक्षित रखा, यानी कि अन्य जो राज्यों की सेनाएं होती हैं अन्य लोगों से इसे सुरक्षित रखा, छुपा कर रखा, क्योंकि ये शासक का पुत्र था। तो इसी चीज को देखते हुए उसने गुफाओं में इसे सुरक्षित रखा। और साथियों गुफाओं में सुरक्षित रखने के कारण ही इसका नाम पड़ता है गोहिल। तो आप इस चीज को भी नोट कर लीजिए कि भाई गुफाओं में निवास करने के कारण या फिर गुफाओं में सुरक्षित रखने की वजह से इसका नाम गोहिल पड़ता है। अब देखिए साथियों आगे बात होती है अन्य जानकारियों की। तो देख सकते हैं कि भाई गोहिल ने 566 ईस्वी के अंतर्गत मेवाड़ के तत्कालिक हूण शासकों को भीलों की सहायता से पराजित कर गोहिल वंश की स्थापना करी थी। तो साथियों बात क्लियर है कि भाई गोहिल वंश की स्थापना किस प्रकार से होती है। तो भाई गोहिल के द्वारा करी जाती है, 566 ईस्वी इसका टाइम पीरियड है। और साथियों तत्काल के अंतर्गत मेवाड़ क्षेत्र में हूण शासकों का अधिकार रहा था। तो इसने हूण शासकों को पराजित किया। और साथियों किसकी सहायता के साथ पराजित किया, तो यह पराजित किया था भीलों की सहायता से। देखिए साथियों इसने भीलों से वादा किया था कि भाई आप मेरे इस राज्य की स्थापना में मेरा साथ दीजिए और मेरे वंशज और मेरे द्वारा आप सभी लोगों से कभी भी कर नहीं लिया जाएगा। तो साथियों इस प्रकार का वादा करने के पश्चात में भीलों ने इसकी सहायता करी और भील लोग एक तरीके से इसके समर्थक हो गए और वह पहुंचते हैं मेवाड़ क्षेत्र में। वहां पर साथियों बीच में युद्ध होता है और उस युद्ध के अंतर्गत भीलों की और गोहिल की विजय होती है। और साथियों इसी विजय के साथ में गोहिल वंश की स्थापना होती है तत्काल में मेवाड़ क्षेत्र में। तो साथियों आशा करता हूं जानकारी जो मैंने प्रदान करी है वो आपको समझ में आई होगी, आपको बेहतरीन लगी होगी। तो प्लीज साथियों क्लास को एक बार लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में इस क्लास को शेयर कीजिए। और देखिए साथियों जानकारियां जो आगे बनती हैं हमारे लिए उनको हम कवर करते हैं। अब साथियों देखिए गोहिल के बारे में डिटेल्स इतनी बनती है। अब इसके पश्चात में साथियों गोहिल के बारे में जो छोटी मोटी जानकारियां बनती हैं जो कि हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से साथियों इंपॉर्टेंट नहीं होती है। साथियों अब बात करेंगे गोहिल के पश्चात के शासकों के बारे में। तो देखिए मैंने साथियों यहाँ पर लिखा है भाई गोहिल के पश्चात में साथियों एरो हेड मैंने बनाया है, तो आप इसे नोट करते हुए बनाइएगा कि भाई गोहिल के पश्चात में आता है राजा भोग और उसके पश्चात में नागादित्य और उसके पश्चात में साथियों महेंद्र प्रथम। देखिए साथियों महेंद्र द्वितीय भी इस वंश में आएगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर प्रथम लगाया है। तो महेंद्र प्रथम और फिर आएगा अपराजित। साथियों सीक्वेंस है, क्रमशः लिखा है मैंने, तो आप इसे नोट कीजिएगा, कंफ्यूजन ना कीजिए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए कि भाई कर्म आगे पीछे होगा। ये कर्म आता भी नहीं है एग्जाम में, फिर भी हम इसे कवर कर रहे हैं। तो अपराजित और अपराजित के बाद में शिवादित्य और उसके पश्चात में महेंद्र द्वितीय। साथियों देखिए यहाँ पर कोई भी विशेष जानकारी नहीं मिलती है इन सभी के बारे में। साथियों हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है कि भाई महेंद्र द्वितीय के बारे में अब क्यों निकलती है। तो साथियों ये कालभोज और बप्पा रावल का पिता था, इसीलिए इनके बारे में कुछ जानकारियां हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो देखिए साथियों जब गोहिल वंश की स्थापना हुई थी तो भीलों के साथ में एक वादा किया गया था कि भाई आप हमारे वंश की स्थापना में हमारी मदद कीजिए और हमारे इस राज्य के जो शासक आएंगे, उत्तराधिकारी होंगे, वह कभी भी आप लोगों से कर या फिर टैक्स वसूल नहीं करेंगे। परंतु साथियों यह बात भूल चुका था महेंद्र द्वितीय, क्योंकि इतने शासक आ चुके थे। और साथियों यह महेंद्र द्वितीय इस बात को याद नहीं रखता है, अपने पूर्वजों की बात को, और ये साथियों यह भीलों पर अत्याचार करता है और उनसे कर वसूल करना आरंभ कर देता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है महेंद्र द्वितीय ने भीलों से कर वसूलना आरंभ कर दिया, तो भीलों ने नाराज होकर उसकी हत्या कर दी थी। तो साथियों इस प्रकार से भील नाराज होते हैं कि भाई इसने हमारी बात नहीं रखी, इसने अपने पूर्वजों की भी बात नहीं रखी, तो इसकी हत्या कर देनी चाहिए। भीलों ने साथियों इसकी हत्या भी कर दी और इसकी हत्या के पश्चात में वह इसके पुत्र, साथियों पुत्र का नाम है कालभोज या फिर बप्पा रावल, तो इसकी भी वह साथियों हत्या करना चाहते थे। परंतु साथियों कारण ऐसा बनता है कि भाई काला भोज को एक तरीके से जंगलों में हरित ऋषि का आश्रय प्राप्त होता है, तो इस प्रकार से वह बच जाता है और वर्तमान इस क्षेत्र के अंतर्गत महेंद्र द्वितीय की हत्या कर दी जाती है। अब साथियों कुछ समय के लिए यह क्षेत्र सूना पड़ा रहेगा, यहाँ पर किसी भी वंश का शासन नहीं रहेगा। परंतु साथियों जब बप्पा रावल होशियार बनता है तो वापस से अपनी बागडोर संभालता है और शासन को स्थापित करता है। अब साथियों बात करेंगे महेंद्र द्वितीय के पश्चात में कालभोज यानी कि बप्पा रावल के बारे में। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसे नोट कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से साथियों मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं, तो आप भी इसी वे के अंतर्गत अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। साथियों कालभोज बप्पा रावल के बारे में जानकारियां मिलती हैं। तो देखिए यह महेंद्र द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी है।
यानी कि इसकी मृत्यु के पश्चात में शासक बनता है। साथियों कहा जाता है कि भाई भील लोग जब इसके पिता की हत्या कर चुके थे महेंद्र द्वितीय की, तो महेंद्र की हत्या करने के पश्चात में वो चाहते थे कि वे बप्पा रावल की भी हत्या कर दी जाए, जिससे कि इस वंश का नामो निशान मिट जाए, इस वंश की समाप्ति ही हो जाए। परंतु साथियों बप्पा रावल तत्काल के अंतर्गत हरित ऋषि के आश्रम में जंगलों में रहते थे। तो देखिए मैंने लिखा है कि वे बचपन में भीलों से छिपकर जंगलों में हरित ऋषि की गायों को चराया था। तो साथियों इन्हें भी ये बात पता थी कि वे भील लोग मेरी हत्या करना चाहते हैं, तो वह इनसे छिपकर जंगल में हरित ऋषि तत्काल में साथियों हुआ करते थे, इनकी गायों का जो गाय चराने का काम यह करते थे। साथियों आगे जानकारी बनती है कि भाई हरित ऋषि इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे, खुश थे, और हरित ऋषि को साथियों बप्पा रावल ने अपना गुरु भी बनाया हुआ था। तो जानकारी साथियों बनती है कि भाई हरित ऋषि ने बप्पा रावल को, माफ कीजिए, काला भोज को बप्पा रावल की उपाधि प्रदान करी थी। तो देखिए साथियों काला भोज और बप्पा रावल एक ही व्यक्ति हैं, और यह उपाधि मिली थी काला भोज को बप्पा रावल की। देखिए साथियों बप्पा रावल का मतलब होता है कि भाई बाप के समान। साथियों बाप के समान रावल तो मतलब जो ठाकर होता है उसको कह सकते हैं भाई रावल, रावला। तो साथियों बाप के समान बताया था हरित ऋषि ने काला भोज को। साथियों आगे जानकारी बनती है कि भाई काला भोज के द्वारा या फिर बप्पा रावल के द्वारा कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग नाथ जी का मंदिर तथा नागदा में सास बहू का मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो साथियों जानकारी कवर है भाई नागदा में तो एक अपने सास बहू का, और कैलाशपुरी उदयपुर के अंतर्गत एकलिंग नाथ जी का मंदिर इन्होंने बनवाया था। एकलिंग नाथ जी के बारे में मैंने बताया था कि भाई साथियों यह कौन है, तो यह मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत या फिर मारवाड़ के कुल देवता माने जाते हैं। साथियों एक प्रथा भी मैंने बताई थी कि भाई आशंका लेना जो क्या होती है, तो मैंने आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भाई यह प्रथा किस प्रकार की होती है। तो साथियों शुरुआत करते हैं आगे की जानकारियों की। तो देखिए साथियों 115 ग्रेन, साथियों 115 ग्रेन का, मैंने यहाँ पर 15 लिखा है, 115 ग्रेन का स्वर्ण सिक्का भी चलाया था। साथियों सोने का सिक्का चलाया था, और किसने चलाया था? बप्पा रावल के द्वारा चलाया गया था। और साथियों ये बप्पा रावल पहला शासक है जिसने अपने काल के अंतर्गत या फिर मेवाड़ के इतिहास में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किया था। तो साथियों इस प्रकार से देख सकते हैं कि भाई एक सिक्का हमारे को मिला था अजमेर से, और साथियों उस सिक्के के ऊपर हमने देखा था कि भाई एक ओर तो सूर्य की आकृति है और एक ओर त्रिशूल बनी हुई है। तो साथियों इस प्रकार से सूर्यवंशी होने का मत भी हमने इस सिक्के के अनुसार लगाया था। तो साथियों मैं आशा करता हूं आपको जानकारी वापस से रिलेट हो चुकी होगी। अब देखिए साथियों आगे बात होती है कि भाई मानमोरी शिलालेख के अनुसार, साथियों वही शिलालेख है मानमोरी का शिलालेख जिसे कर्नल टॉड इंग्लैंड ले जा रहे होते हैं, परंतु साथियों जहाज में कुछ ज़्यादा वजन होने के कारण वह इसे समुद्र में डाल देते हैं। तो साथियों किए गए अध्ययन के अनुसार जो मानमोरी का शिलालेख था उसके अंतर्गत लिखा गया था कि भाई कालभोज ने या फिर बप्पा रावल ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी के अंतर्गत चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर ली थी। साथियों आप कह सकते हैं कि भाई चित्तौड़ पर प्रथम विजेता कौन था, तो चित्तौड़ का प्रथम विजेता था कालभोज या फिर बप्पा रावल। साथियों कब विजय प्राप्त करी थी? तो 734 ईस्वी में विजय प्राप्त करी थी, हरित ऋषि के आशीर्वाद से प्राप्त करी थी। साथियों किसके रेफरेंस से हम यह बात कह रहे हैं? तो यह बात कह रहे हैं हम मानमोरी के शिलालेख के अनुसार। तो प्लीज नोट कीजिए। अब देखिए आगे बात जानकारी बनती है कि भाई हरित ऋषि के शिष्य बप्पा रावल के द्वारा नागदा को मेवाड़ की प्रथम राजधानी का दर्जा भी प्रदान किया गया था। तो साथियों जानकारी कवर है कि भाई मेवाड़ क्षेत्र की प्रथम राजधानी कौन सी स्थान बनता है या फिर कौन सा स्थान बनता है। तो साथियों बनता है स्थान हमारा नागदा जो कि उदयपुर में है। तो साथियों नागदा उदयपुर को कालभोज बप्पा रावल के द्वारा इस क्षेत्र की प्रथम राजधानी का दर्जा भी प्रदान किया गया था। अब देखिए साथियों बात होती है आगे की, तो अलग अलग इतिहासकारों ने इन्हें अलग अलग तरीके से संज्ञा प्रदान करी है। साथियों बप्पा रावल तो हैं, देखिए मैंने बताया था यह कब के हैं, तो यह 734 ईस्वी के आसपास के हैं। परंतु साथियों अलग अलग जब आधुनिक काल आता है और जो साथियों अलग अलग इतिहासकार राजस्थान में हुए हैं आधुनिक काल में, साथियों यानी कि 1800-1900 के मध्य के बीच में उन्होंने अलग अलग जो प्राचीन व्यक्ति हुए थे उन्हें संज्ञा प्रदान करी है। तो साथियों बप्पा रावल को इतिहासकार CV वेग ने चार्ल्स मार्टन की संज्ञा प्रदान करी है। साथियों देखिए चार्ल्स मार्टन कौन है, तो यह जो फ्रांस में हुई थी फ्रांसीसी क्रांति साथियों उसका कमांडर था। तो फ्रांसीसी क्रांति में जो कमांडर था चार्ल्स मार्टन, उसकी संज्ञा प्रदान करी थी इतिहासकार CV वेग ने। किसको प्रदान करी थी? तो यह बप्पा रावल को प्रदान करी थी। या फिर साथियों एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भाई इतिहासकार CV वेग ने
बप्पा रावल को चार्ल्स मेटन, जो कि फ्रांस का जो फ्रांसीसी क्रांति का कमांडर हुआ करता था, उसके समान बताया है। साथियों, इस प्रकार से जानकारियां हमारे लिए कवर होती हैं। और देखिए साथियों, कुछ मान्यता भी इनके बारे में बनती हैं, तो मैंने आपके लिए यहाँ पर मान्यता भी लिखी है साथियों कि भाई बप्पा रावल एक झटके में 2 भैंसों की बलि देता था, 35 हाथ की धोती पहनता था तथा 16 हाथ का दुपट्टा। तो देखिए साथियों, एक झटके में 2 भैंसों की बलि, 35 हाथ की धोती, 16 हाथ का दुपट्टा और 4 बकरों का भोजन एक साथ में किया करता था। साथियों, बात करते हैं उसकी सेना की, तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि भाई उसकी सेना में 12,72,000 सैनिक थे। तो साथियों, इस प्रकार से बप्पा बहुत ज़्यादा विशाल था, उसका साम्राज्य भी बहुत ज़्यादा विशाल था। उसके द्वारा मंदिरों की स्थापना करी गई थी, उसके द्वारा सिक्कों की स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए गए थे। और साथियों, उसने बचपन में अपने हरित ऋषि की गायें भी चराई थी और इसी प्रकार से हरित ऋषि उससे प्रसन्न होता है और उसे बप्पा रावल की उपाधि प्रदान करता है। साथियों, बप्पा रावल का शब्द का मैंने अर्थ बताया है कि भाई बाप के समान रावल। तो साथियों, इस प्रकार से जानकारियां हमारे लिए बनती हैं, इस वंश से संबंधित जो जानकारियां होती हैं। अब साथियों, अगली क्लास में हम बात करें अभी आगे के शासकों के बारे में, तो प्लीज़ आज हम विदा लेते हैं आप सभी से इस क्लास के अंतिम कड़ी के बारे में जानकारी लेते हुए। तो प्लीज़ साथियों, क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे नोट कीजिए और इसे लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अपने सभी साथियों में इस क्लास को शेयर भी कीजिए, ताकि साथियों वह भी लोग भी आपके जो प्रियजन हैं, आप जिन्हें शेयर करेंगे, वह भी हमारे साथ में जुड़ सकें और बेहतरीन जानकारियाँ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।